नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है उसकी तारीख थी 30 नवंबर 2003। बेंगलुरु में रहने वाले ग्रीस और सुबह के इंगेजमेंट का दिन। इंगेजमेंट के बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, मगर इसी बीच एक हिला देने वाली अनहोनी होती है। वो परिवार जो कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा था, उन्हें बेटे की लाश मिलती है, वो भी इंगेजमेंट के महज 4 दिन बाद। तो आखिर इंगेजमेंट के 4 दिन बाद ही लड़के की मौत कैसे होती है, हत्यारे कौन थे और अब वो कहाँ और किस हाल में हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ। चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस कांड को बेहद ही परफेक्ट प्लानिंग और साजिशन के तहत अंजाम दिया गया था, मगर पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला और जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था वो काबिले तारीफ था। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस कहानी के 2 सबसे अहम किरदार हैं। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी ग्रीस और 21 साल की लॉ ग्रेजुएट सुभा शंकर नारायणन। ग्रीस 2003 में इंटेल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे, जबकि सुभा अभी भी BMS कॉलेज ऑफ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रही थी। सुभा और ग्रीस का परिवार बेंगलुरु में आसपास ही रहते थे। दोनों परिवारों में लगभग 15 साल पुरानी जान पहचान और दोस्ती थी। साल 2003 के अंत में ग्रीस और सुभा के परिवार वाले आपसी सहमत से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद 30 नवंबर 2003 को बड़े ही धूमधाम से ग्रीस और सुभा की इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट के बाद तय होता है कि 2004 में अप्रैल महीने में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, या ये कहें कि नॉर्मल दिखाया जा रहा था। असल में पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है। कुछ लोगों द्वारा एक गहरी साजिश रची जा रही थी। खैर, इंगेजमेंट के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। ग्रीस और सुभा भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान एक दिन सुभा ग्रीस से डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। सुबह की बातें सुनकर ग्रीस डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर 3 दिसंबर 2003 की शाम ऑफिस से काम करने के बाद सीधे सुबह की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर अपने स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाता है। डिनर पर जाने वाली बात ग्रीस ने अपने परिवार वालों को बता दी थी और उन्हें ये भी बता दिया था कि रात के 10 बजे तक वो वापस आ जाएगा, मगर 10 से ज़्यादा बज चुके थे, लेकिन अब तक ग्रीस वापस नहीं आया था। वो लोग अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी बेंगलुरु के मशहूर मणिपाल हॉस्पिटल से ग्रीस के माता पिता को कॉल आ जाता है कि आपका बेटा बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस जानकारी के बाद ग्रीस के माता पिता तुरंत सुबह को भी कॉल करते हैं। सुबह उन्हें बताती है कि जब ये दोनों डिनर से वापस लौट रहे थे तभी कुछ गुंडों ने लूटपाट की कोशिश की और इसी लूटपाट की घटना के दौरान उन्होंने ग्रीस को मारा है। इस कारण उसकी हालत खराब हो गई है। इस जानकारी के बाद सुभा और ग्रीस के माता पिता अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ग्रीस को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर 4 दिसंबर 2003 को सुबह के 8:05 पर ग्रीस को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी इंगेजमेंट के चौथे दिन ही ग्रीस की मौत हो जाती है। ग्रीस के माता पिता के लिए ये बहुत ही बड़ा सदमा था। जिस परिवार में बेटे की शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहाँ अब बेटे की अर्थी सजाई जाने लगती है। बेटे की मौत के बाद उसी दिन यानी 4 दिसंबर 2003 को ग्रीस के पिता वेंकटेश विवेक नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले में जुड़ी एक FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस भी हरकत में आ जाती है और जांच की शुरुआत कर देती है। इस मामले में पुलिस के पास इकलौता गवाह था और वो थी ग्रीस के साथ घटना के वक्त मौजूद सुभा। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले सुभा का स्टेटमेंट दर्ज करवा देते हैं। अपने स्टेटमेंट में सुभा बयान देती है कि ये लोग बेंगलुरु के ही एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर वापस घर की तरफ आने लगते हैं। रास्ते में जब ये दोनों रिंग रोड पर मौजूद एयर व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी सुभा ग्रीस से एयर व्यू पॉइंट पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है। दरअसल ये वो जगह है जहाँ से HAL एयरपोर्ट होने वाली फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ को देखा जा सकता है। सुबह के स्टेटमेंट के मुताबिक सुबह की रिक्वेस्ट पर ग्रीस अपनी स्कूटर यहाँ पर रोक देता है और फिर दोनों वहीं पर खड़े होकर वहाँ का नज़ारा देखने लगते हैं। सुबह के मुताबिक ये दोनों अभी वहीं पर कुछ ही देर रुके थे
कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और दोनों से लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। सुबह के मुताबिक ग्रीस इस लूटपाट का विरोध करने लगता है। इसी बीच एक गुंडा लोहे की बड़े रॉड से ग्रीस के सर पर लेफ्ट साइड से जोरदार वार कर देता है और वो भाग जाता है। लोहे की रॉड से हमले की वजह से ग्रीस वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह के मुताबिक इस हमले के बाद वहां पर गुजर रहे लोगों से वो मदद मांगती है। कुछ देर बाद एक कार वाला अपनी कार वहीं रोक देता है। फिर उसी कार की मदद से ग्रीस को लेकर सुबह मणिपाल अस्पताल पहुंचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी परिवार वालों को देती है। पुलिस वालों को सुबह की इस स्टेटमेंट में कहीं से भी कोई झूठ नज़र नहीं आती है। वैसे भी उन दोनों रिंग रोड के आसपास इस तरीके की लूटपाट की गई घटनाएं हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वालों की भी सुबह के स्टेटमेंट पर पूरा यकीन हो जाता है और लूटपाट के एंगल से ही इस केस की जांच आगे बढ़ती है। कई हफ्तों तक इस केस की जांच जारी रहती है, मगर पुलिस वालों को कहीं से कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि ग्रीस की मौत से 4 दिन पहले ही इंगेजमेंट हुई थी। अब मामले को और बारीकी से समझने के लिए पुलिस वाले ग्रीस और सुबह के इंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला करते हैं। इस इंगेजमेंट वीडियो को देखने के दौरान एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं कि पूरी वीडियो में सुबह कुछ ज़्यादा ही गुमसुम और खोई खोई सी लग रही थी। वो ये भी नोटिस करते हैं कि अस्पताल और पूछताछ के दौरान भी सुबह का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। अजीब व्यवहार की वजह से पहली बार इस घटना में शक की सुई सुबह की तरफ जाती है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हैं। 2003 के आसपास मोबाइल फ़ोन आज की तरह कॉमन नहीं थे और तब किसी भी पुलिस जांच में अमूमन कॉल डिटेल्स या सीडीआर निकलवाने का भी चलन नहीं था। फिर भी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए सुबह के कॉल डिटेल्स को जांचने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वालों को सुबह की कॉल डिटेल्स मिलती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर वो बहुत ज़्यादा बात कर रही है। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन यानी 3 दिसंबर 2003 को उसने एक नंबर पर कम से कम 73 बार कॉल किया था। पुलिस वाले जब इस नंबर की जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा भी बीएमएस कॉलेज में लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में वो सुबह से 2 साल जूनियर था। अब पुलिस वाले कॉलेज में जाकर जानकारी इकट्ठी करना शुरू करते हैं। जांच के दौरान पुलिस वालों को इन दोनों के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि असल में सुबह और अरुण एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतनी जानकारी निकलकर सामने आने के बाद पुलिस वाले अब अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए कॉलेज से अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेते हैं। पूछताछ के दौरान अरुण वर्मा बताता है कि इन दोनों की दोस्ती जरूर है, मगर ग्रीस के साथ हुई घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। अरुण वर्मा ये भी बताता है कि वो घटना वाले दिन बेंगलुरु में था ही नहीं। पुलिस वालों के पास अरुण वर्मा के खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए शक होने के बावजूद अरुण वर्मा को कुछ ही देर की पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस वाले उस पर नज़र रखना जारी रखते हैं। इस ट्रिक से पुलिस वालों को इस केस में बड़ा क्लू मिलता है। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले अरुण वर्मा को पुलिस थाने से जाने की इजाज़त देते हैं, वो पुलिस थाने से निकलकर सबसे पहले सुबह से बात करता है। अब पुलिस वालों को समझ में आने लगता है कि इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसी के बाद कई और लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें सुबह के नज़दीकी फ्रेंड्स और ब्यूटिशियन भी शामिल होते हैं। सुबह की ब्यूटिशियन बताती है कि दरअसल इस एंगेजमेंट से पहले सुबह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि उसने एंगेजमेंट वाले दिन भी कहा था कि भले ही एंगेजमेंट हो जाए मगर मैं शादी नहीं करूंगी और शादी से पहले घर छोड़कर अरुण के साथ चली जाऊंगी। कुछ दूसरे लोग भी ऐसा ही बयान देते हैं। घटना घटी थी 3 दिसंबर 2003 को और अब समय आ चुका था जनवरी 2004 का। अब तक इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मगर कुछ लोगों के बयान के बाद पुलिस वालों का शक सुबह पर ही काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है और अब उसी से सख्ती के साथ पूछताछ शुरू हो जाती है। इस पूछताछ के दौरान फाइनली सुबह एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। सुबह के खुलासे की मुताबिक सुबह असल में अरुण वर्मा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर परिवार वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। उल्टा जब परिवार वालों को सुबह के अफेयर की जानकारी मिलती है तो वो सुबह की शादी
गिरीश से करवाने का फैसला करते हैं। सुबह हर तरीके से शादी को टालने का प्रयास करती है, मगर बात इंगेजमेंट तक पहुंच जाती है। इंगेजमेंट के बाद सुबह को लगने लगता है कि ये शादी होकर ही रहेगी, इसलिए अब इस शादी को रोकने के लिए अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा से मदद मांगती है। जब अरुण वर्मा को भी कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने कजन ब्रदर दिनेश उर्फ दिनाकरण से अपनी पूरी कहानी शेयर करता है और उससे मांगता है। दिनेश विकास वर्मा से अपने एक दोस्त वेंकटेश की मुलाकात करवाता है। दरअसल वेंकटेश लोकल लेवल पर एक गुंडे की पहचान रखता था, कुछ छोटे मोटे केस भी चल रहे थे। फिर एक दिन सुबह अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश बीएमएस कॉलेज में एक ही साथ बैठते हैं और बातचीत के दौरान तय करते हैं कि क्यों ना गिरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी बैठक में गिरीश को मारने का प्लान तय होता है। पहले तो अरुण वर्मा और वेंकटेश 2-3 दिन तक खुद ही गिरीश का पीछा करते हैं। अगर कुछ न कुछ कारणों से 3 बार इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। लगातार प्लान फेल होने के बाद अब अरुण वर्मा गिरीश को अपने जाल में फंसाने के लिए सुबह की मदद लेता है और सुबह से डिनर के बहाने गिरीश को बुलाने को कहता है। फिर प्लान के मुताबिक ही सुबह गिरीश को डिनर के लिए बुलाती है। फिर जब ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तभी साजिश के तहत सुबह गिरीश से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ को देखने के बहाने एयर व्यू पॉइंट के पास रुकने की रिक्वेस्ट करती है। सुबह की साजिशों से अनजान गिरीश अपनी बाइक रोककर वहां पर खड़े होकर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ देखने लगता है। एसएमएस से सुबह इस बात की जानकारी अरुण वर्मा और उसके साथियों तक पहुंचा देती है कि ये लोग एयर व्यू पॉइंट पर रुके हुए हैं। फिर जानकारी मिलते ही अरुण वर्मा, दिनाकरण और वेंकटेश सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर जब गिरीश से दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होकर नज़ारे का आनंद ले रहा होता है तभी लोहे के एक बड़े रॉड से वेंकटेश एक जोरदार हमला गिरीश के सर पर करता है। चोट लगते ही गिरीश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हमला करने के अगले ही पल अरुण वर्मा, दिनाकरण और वेंकटेश वहां से भाग जाते हैं। फिर उन लोगों के जाने के बाद सुबह रोने धोने का नाटक करने लगती है और वहां से गुजर रहे लोगों से मदद मांगना शुरू करती है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपनी कार रोक देता है, जिससे सुबह गिरीश को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल आती है और फिर इस मामले की जानकारी पुलिस वालों को देती है। फिर सभी के सामने लूटपाट की एक झूठी कहानी सुनाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा होता है कि सुबह एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी, उसे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद थे। दूसरी तरफ गिरीश सिंपल लाइफ जीना पसंद करती थी। डांस, पब, अल्कोहल इत्यादि गिरीश को पसंद नहीं था। इस बात से भी सुबह को ऐतराज़ था। गिरीश की सिंपलिसिटी की वजह से ही वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसे डर सताने लगा था कि अगर गिरीश से उसकी शादी हो गई तो उसका जीवन भी कुछ ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। इस कारण भी वो गिरीश से हर हाल में अपनी शादी को रुकवाना चाह रही थी। बस इसी के बाद उसने गिरीश को ख़त्म करने जैसा हैवानियत भरा फैसला किया। सुबह के इस खुलासे के बाद 25 जनवरी 2004 को सुबह के बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा, उसके भाई दिनाकरण और दिनाकरण के दोस्त वेंकटेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस जंगल से हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे की राड को भी बरामद कर लेती है। इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2004 को मायो हॉल कोर्ट में शुरू होती है। हालांकि कुछ दिनों बाद इस केस की सुनवाई बंद हो जाती है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। गिरीश के पिता अकेले बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, मगर 2-3 सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच 18 दिसंबर 2007 को अचानक हार्ट अटैक की वजह से गिरीश के पिता भी दुखद मौत हो जाती है। गिरीश के पिता की मौत के बाद मीडिया में जुडिशरी की किरकिरी होती है। फिर 19 दिसंबर 2007 से इस केस की रेगुलर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होती है। फिर 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2010 में गिरीश की हत्या की जुर्म में सुबह, अरुण वर्मा और 2 अन्य को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इन सभी पर 50-50 हज़ार जुर्माना भी लगाया जाता है। निचली अदालत की इस फैसले के खिलाफ गिरीश के परिवार वाले और सुबह के पक्ष के वकील भी हाई कोर्ट में अपील करते हैं। गिरीश के परिवार वालों की मांग होती है कि सभी दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, जबकि सुबह और अन्य दोषी सज़ा को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कुछ ही महीनों में सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट निचली अदालत द्वारा दिए गए उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखता है। चारों दोषियों को जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो वैसे भी सभी को उम्र कैद की सज़ा मिली थी, मगर जब सुबह 52 महीने जेल की सज़ा काट लेती है तब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बेल देती जाती है। फिलहाल सुबह जमानत पर बाहर है, जबकि बाकी दोषी अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।
आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।